नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहली बात तो जो लोग इस वीडियो पर अभी इस चैनल पर नए हैं वो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। बेटा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे और इसके साथ में ही इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया है वो था प्रकाश का अपवर्तन। बेटा प्रकाश के अपवर्तन में बहुत सारी चीज़ें एक ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक है आभासी गहराई के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु की आभासी गहराई की जो गणना करने की बात होती है कि जैसे मान लो कि कोई वस्तु है और उसको हमने किसी द्रव में डुबो के रख दिया है। ठीक है, ये द्रव है और उस द्रव के अंदर ये कोई वस्तु है जिसको हम अभी रखेंगे। आपने अपवर्तन की घटना में देखा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसका तल थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। अभी आपको सारी घटनाएं भी पढ़ाई जाएंगी कि ये उभरा हुआ क्यों प्रतीत होता है। कोई भी वस्तु को अगर हम द्रव में डालते हैं तो उभरी हुई क्यों दिखाई देती है। चलिए, ये हमारे पास कोई एक पात्र है और उस पात्र में हमने कहा कि भैया द्रव भरा हुआ है, द्रव भर देते हैं। अब द्रव भर देंगे, आज ब्लू है पानी पानी, ये पानी है भैया ब्लू ब्लू, लेकिन यहां पे दिखाई दे रहा है तुमको ब्लैक ब्लैक। ठीक है, चलिए ये हम पूरा बर्तन को लबालब भर दे रहे हैं। लबालब जैसे होता नहीं खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, उसी तरह एकदम ये टब जो है पूरा का पूरा भरा हुआ है, बहुत ही पानी भरा हुआ है इसमें। ये इसमें हमने द्रव को भर दिया है और द्रव भरने के बाद हम लोग करेंगे क्या बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी तली में हमने क्या किया, इसकी तली में एक वस्तु हमने रख दी है और उसको हमने कह दिया कि ये वस्तु जो है ये है O। क्या है? O। ये वस्तु O है। अब बेटा इसमें जो है एक प्रकाश की किरण है, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण, ये जो द्रव का तल है, द्रव के ऊपर क्या है? वायु। द्रव के ऊपर क्या है? वायु। और ये पूरा क्या भरा हुआ है? द्रव। ये जो वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये जा रही है। ये प्रकाश की किरण जो है वो द्रव के तल के लंबवत ऊपर की ओर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इस बिंदु को हमने मान लिया कि ये बिंदु हमारा M है और यहीं से एक प्रकाश की किरण जो जा रही है इधर अभिलंब की ओर जा रही है तो अपने मार्ग में सीधी निकल जाएगी। और ये प्रकाश की किरण जा रही है, मान लिया थोड़ा सा ऐसे, ये गई। ये प्रकाश की किरण जब यहां पे पहुंचेगी तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक अभिलंब खींच लेंगे। इस पृष्ठ पर जल और वायु के पृष्ठ पर एक अभिलंब ऐसे हम खींच लेंगे। यहां पे भाई ये देखो, ये अभिलंब खींच लिया। अब ये वाला जो अभिलंब है इसको हम कुछ भी मान लो, n, क्या मान लिया बेटा? n डैश। ये जो n डैश है वो OM के समांतर है, क्योंकि ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब हमने पढ़ रखा है कि ये प्रकाश की किरण जा रही है कहां से कहां? द्रव से जा रही है, जल से जा रही है। जल से जा रही, किधर जा रही? वायु में। तो भैया इसको जाना चाहिए सीधे ऐसे, लेकिन हमारा जो नियम कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। लो भैया, ये अभिलंब से दूर हट गई है ऐसे करके, ये ऐसे जाने लगी। अब क्या होगा कि जब इस प्रकाश की किरण को हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, ये इनको हम पीछे की ओर लेके आते हैं, ये ले आए भैया। जब इनको हम पीछे की ओर लेके आते हैं तो ये किसी बिंदु पर OM को काटती है और मान लिया कि जिस बिंदु पर ये काटती है OM को ये बिंदु हमने मान लिया A, तो इसको मान लेंगे B पर ये काट देती है। तो जहां पर ये अपवर्तन के पश्चात ये पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर ये काटती है वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तव में हमको अगर हमारी आंख यहां पर स्थित हो
अगर हमारी आंख यहां पर स्थित हो, ध्यान से देखना, अगर हमारी आंख यहां पर स्थित हो, ये हमारी आंख और ये हमारी आंख अगर यहां पर स्थित होगी तो हमारी आंख इस वाली वस्तु को ना देख करके इस वाले उसके प्रतिबिंब को देखती है, क्योंकि हम प्रतिबिंब को ही देखते हैं। तो ये प्रतिबिंब को देखती है तो हमको लगता है कि जो द्रव के अंदर कोई वस्तु है उसका तल जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं इसमें। अब बेटा अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और ये अभिलंब है तो ये बन गई आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना ये जो कोण है हमारा, ये कहलाता है आई। और ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को लिखा जाता है आर से। चलिए ये और ये यानी ओ एम और एन डैश एक समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा को देखो ओ ए एक तिर्यक रेखा काट रही है। उस कंडीशन में अगर ये कोण आई है तो ये वाला भी आपका आई होगा, ये वाला कोण भी हमारा आई होगा। ये हो गया हमारे एकांतर कोण। और अगर बेटा मान लो ये वाला कोण हमारा आर है तो ये वाला कोण भी हमारा आर होगा, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा संगत कोण। ठीक है, इतनी चीज तो हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल आसान सा फिगर था, हमने बना लिया। ठीक है इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है? मान लिया हमारे पास कोई एक वस्तु है जो द्रव के तल पर स्थित है। इससे एक प्रकाश की किरण जो होती है वो द्रव के तल के अभिलंबवत जो है सीधे निकल जाती है, जबकि एक प्रकाश की किरण जो है वो ओ ए दिशा में जाती है और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण जो होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हटके आप इसको मान लीजिए ओपी दिशा में चली जाती है। ठीक है, ओपी दिशा में चली जाती है। जब इस प्रकाश की किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरण बी पर ओ एम को काटती है और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही प्रतिबिंब जो है हमारी आंख को दिखाई देता है। बेटा वास्तव में अगर हम बात करें तो वास्तव में जो वस्तु की गहराई होती है, जो वस्तु की गहराई है वो है हमारी h, लेकिन जो हमको दिखाई देती है वस्तु की गहराई वो होती है कितनी? स्मॉल h, यानी b ही तो हमको दिखता है। तो ये होती है हमारी क्या? आभासी गहराई। और इसी की हमको क्या करना है? गणना करनी है, यानी आभासी गहराई की गणना करनी है। किसकी गणना करनी बेटा? आभासी गहराई की। आभासी गहराई, समझ गया कि नहीं समझ गया? आभासी गहराई की गणना करनी, कोई बात नहीं। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है जल से जा रही है वायु में। यहां पर क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, क्योंकि वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और वस्तु है जल के अंदर ओ, यहां से प्रकाश की किरणें चलेगी तभी तो बाहर बैठा व्यक्ति जो होगा वो उस वस्तु को देखेगा। तो मान लिया कि प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, जा रही है। कहां से कहां जा रही है? प्रकाश की किरण जा रही है बेटा जल से वायु में। जब कोई प्रकाश की किरण जल से वायु में जाएगी तो उसको हम बोलेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई थी आपको जब हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ रहे थे। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाएगी उसको उसी माध्यम के सापेक्ष अगले वाले माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे पहले माध्यम से कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही तो उसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। अगर कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो उसको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे। चलिए, अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। चलिए, हमको एक चीज पता है कि बेटा डब्ल्यू एन ए बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/a/n/w। तो बेटा इसको हमने लिख लिया 1/a/n/w बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको थोड़ा सा पलट लेते तो हो जाएगा a/n/w बराबर
साइन आर बटे साइन आई। ये इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ये जो साइन आर लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसलिए हम इसको आई को ये भी तो लिख सकते हैं, कोण एम ओ ए। ठीक है, आई को क्या लिख सकते हैं? कोण एम ओ ए। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम ये वाला कोण लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि जहां पर साइन आर सॉरी आई लिखा हुआ है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए बटे ओ ए, सॉरी एम ए बटे ओ ए। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करके लिखना चाहें, क्या हो सकता है? ए एन डब्ल्यू पढ़ा रहे हैं तो बेटा, ए एन डब्ल्यू बराबर ए एन डब्ल्यू। अगर हम ए एन डब्ल्यू बराबर देखेंगे, ठीक है, दिख रहा है, हम देखने गए थे कि आपको ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है बेटा। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आर। यहां पे हम साइन आर को क्या लिख सकते हैं? साइन आर बटे साइन आई। यही तो था आपके पास, साइन आर बटे साइन आई। तो बेटा देखो, साइन आर को हम लिख सकते हैं, साइन आर को लिख सकते हैं कोण एम बी ए, कोण एम बी ए बटे, अब आई को क्या लिखा जा सकता है? आई को लिख सकते हैं कोण एम ओ ए, कोण एम ओ ए। चलिए, साइन थीटा, थीटा ही तो है कोण, मतलब थीटा। अब देखो ए एन डब्ल्यू बराबर साइन थीटा बराबर, अभी किसके लिए? कोण एम बी ए वाला, यानी ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एम बी ए। ये अगर यहां पर हम ये वाला कोण लेंगे तो साइन थीटा के साथ है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है हमारा एम ए बटे, उसके बाद कर्ण कितना है? बी ए। तो ये हो जाएगा बी ए, फिर बटे लगाओ टोटल अपॉन साइन एम ओ ए, साइन कोण एम ओ ए। अब ये वाला कोण लेंगे तो फिर से लंब बनेगा हमारा एम ए, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बड़ा वाला, एम ओ ए, एम ओ ए। तो यहां पर ये बन जाएगा बेटा लंब बटे कर्ण, फिर से हो जाएगा एम ए बटे कर्ण में इस बार कौन सा होगा? ओ ए, ओ ए। अब बेटा देखो, यहां से एम ए और एम ए हो जाएगा कैंसिल, ओ ए चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन डब्ल्यू बराबर ओ ए बटे, इसको काट दो, तो ये हो जाएगा ओ ए बटे बी ए। समझ गया कि नहीं समझ गए? ये आ गया हमारा इतना। लेकिन जो हमारी आंख होती है, ये जो हमारी आंख है, ये केवल उसी प्रकाश किरण को देख पाएगी जो कि ओ एम, ये जो अभिलंब है ओ एम के, यानी बिंदु एम के जो निकट प्रकाश की किरण होगी, ये आंख जो हमारी होती है वो उसी प्रकाश की किरण को देख पाती है जो बिंदु एम के निकट होती है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि भाई इस बिंदु को हम देख रहे हैं, तभी तो ये इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बना पा रहा है। तो ये प्रकाश की किरण हमारी आंख से होकर जानी चाहिए, ये जो यहाँ से जा रही है हमारी आंख से होकर जानी चाहिए प्रकाश की किरण, तभी तो हमको ये वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। और ये आंख जो है केवल उसी बिंदु को देख सकती, उसी प्रकाश की किरण को देख सकती जो एम के अति निकट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आंख अगर इस बिंदु को देख पा रही तो बिंदु ए जो है एम के निकट है। इस स्थिति में अगर ये इस बिंदु के निकट है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं पूरी भाषा, हमारी आंख बिंदु, हमारी आंख, हमारी आंख बिंदु एम के निकट स्थित, निकट हमारी वस्तु एम के निकट आपतित
आपतित प्रकाश किरण के प्रतिबिंब को ही देख सकती है, को ही देख सकती है, अतः, को ही देख सकती है, अतः बिंदु ए एम के निकट होगा, तब अगर ए बिंदु एम के निकट होगा तो उस स्थिति में बी ए और बी एम ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। एम ओ और ओ ए ये दोनों, भाई देखो ये दोनों आपस में अगर जैसे मान लो ऐसे होती, अति निकट का मतलब ये यहां पे है, ये यहां पे गई, ये यहां पे आ गई, तो दोनों लगभग भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस स्थिति में हम लिखेंगे तब एम बी बराबर होगा किसके, बी ए के, और एम ओ बराबर होगा किसके, ओ ए के, अतः ए एन डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, जहां पर एम बी है वहां पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी जहां पर ओ ए है वहां पर एम ओ, और जहां पर बी ए है वहां पर एम बी। तो इसकी जगह पे जब लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा एम ओ बटे, और इसके स्थान पे हम लिखेंगे क्या, आपका आ जाएगा एम बी। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो सबसे पहले ओ ए है तो ओ ए की जगह पे हो गया एम ओ, और जहां पर लिखा हुआ है बी ए की जगह पे हो गया एम बी की जगह पे क्या हो गया, एम बी। समझ में आ रही बात बेटा? ओ ए एम ओ ये बन जाएगा। ठीक है, एम ओ को हम लिख सकते हैं वास्तविक गहराई, तो ये हो जाएगा ए एन डब्ल्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। देखो इधर ये ए एन डब्ल्यू वास्तविक गहराई, एम ओ क्या है, सॉरी एम ओ क्या है, वास्तविक गहराई है एच, और एम बी क्या है, एम बी है आभासी गहराई, और यही होता है आपका फॉर्मूला। समझ गए? धन्यवाद।